तो गाइज आज हम PSIR ऑप्शनल के लिहाज से ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है वेस्ट एशिया में, जो नया क्वाड फॉर्म होने की बात हो रही है, इसके सारे पर्सपेक्टिव्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शनल में इससे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेनली ये लेक्चर आपके ऑप्शनल के लिए, लेकिन GS2 में भी कई सारी चीजें इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे और अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है कि वेस्ट एशिया में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, इंडिया का जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वो इवॉल्व कैसे हुई। और एक बात मैं आपको नहीं यहां बताऊंगा जो आई थिंक आपको जो सरप्राइज भी करे बहुत, कि इंडिया की जो वेस्ट एशिया की अब जो प्रो वेस्ट एंगेजमेंट हो रही है वो कोई नई नहीं है। इंडिया का जो रोल 1947 से पहले था वही रोल इंडिया अब वापस अज्यूम कर रहा है। इसके पीछे के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं और एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं, जैसे ये सी राधा मोहन का व्यू, सुहासिनी हैदर क्या कहते हैं, कबीर तनेजा क्या कहते हैं, है ना, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएगी ताकि PSIR ऑप्शनल के लिहाज से तो आपके लिए ये टॉपिक अच्छा बन ही जाए, लेकिन GS2 वाले भी एकदम बढ़िया तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। एंड एनी क्वेश्चन यू कैन एड्रेस रिगार्डिंग दिस न्यू डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया। तो देखो, वेस्ट एशिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इस रीजन की बात हो रही है यहाँ, ये कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ईरान, इराक, सीरिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजराइल भी, इजराइल। तो इन सारी चीजों को यहाँ जो अब ये नया जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है कि एक नया वेस्ट एशियन क्वाड फॉर्म करने की बात चल रही है, इंडिया, इजराइल, USA और आपके UAE के बीच। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि इन चारों कंट्रीज के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स थे, इन्होंने एक डिजिटल मीट की और इस डिजिटल मीटिंग में जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए और जिस तरीके की बात की गई कि all the four countries can cooperate in the direction of maintaining regional stability, तो वो जिस तरीके की डिस्कशन चली है, अभी फॉर्मल कहीं पे भी अनाउंसमेंट नहीं है कि एक वेस्ट एशियन क्वाड बन रहा है, फॉर्मल अनाउंसमेंट आई नहीं है अभी तक। तो अभी जो ये बात चल रही है, क्या ये इस पूरे प्रोसेस को, इस डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट को हम फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू क्वाड कह सकते हैं? क्या हम इस नए ग्रुप को, इस नए मिनीलैटरल को ये पैसिफिक क्वाड से आप कंपेयर कर सकते हैं? तो इन सारी चीजों को इसमें डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए बैकग्राउंडर होना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है वो इवॉल्व कैसे हुई। देखो, 3 फेजेस में हम यहां पे इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी को, वेस्ट एशिया पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, राइट? Are you all aware about a policy of India, Look West policy? लुक वेस्ट पॉलिसी, इंडिया ने एक अलग से अपनी पॉलिसी निकाली है। 2002 के करीब इंडिया ने अपनी पॉलिसी लाई, लुक वेस्ट पॉलिसी। इसका मेन फोकस ये भी है कि जैसे हम लुक ईस्ट पे फोकस करते थे, अब जो एक्ट ईस्ट हो गया है, वैसे ही वेस्ट पे भी इंडिया का फोकस 2002 के बाद, 2003 के बाद काफी ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया का वेस्ट में बढ़ा। तो वो इसी टाइम क्यों वो पॉलिसी लाई, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप इस स्लाइड से कि किस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई है इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी में। देखो, सबसे पहले 1947 से पहले इंडिया की कैसी पॉलिसी थी? पहले डेफिनेट सी बात है, कॉलोनियली अलाइंड होगी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम थी, इट वाज ए कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट एट दैट टाइम यूज्ड टू एक्ट फॉर द वेस्टर्न इंटरेस्ट, स्पेशली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। और उस टाइम अगर आप ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज देखोगे, इंडिया एक बड़ी कॉलोनी उनमें थी, लेकिन यहां इस एरिया में अगर आप देखोगे तो ये अफ्रीका का एरिया तो ब्रिटिशर्स के कब्जे में उस टाइम था ही था। ये नॉर्थ अफ्रीका का एरिया उस टाइम जर्मनी यहां इधर अपना डेरा बैठा हुआ था। साउथ अफ्रीका में उस टाइम ब्रिटिशर्स थे। और मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो इजराइल की फाउंडेशन हुई 1918 में, जो इजराइल की यहाँ एक कंट्री के तौर पे बसाने की जो पहले सोच रखी, वो इंग्लैंड ने रखी, वो ब्रिटेन ने रखी। ये यूएसए का आइडिया नहीं था। ब्रिटेन ने ज्यूइश को यूरोप से उठा के यहां रखा इस एरिया में। वाई? Because they wanted a British representative, a representative of West in this area. क्योंकि उन्हें पता था कि भैया एरिया की सिग्निफिकेंस बढ़ने वाली है, ऑयल के हैवी रिजर्व है इस एरिया में, तो इसलिए भैया इस रीजनल जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उस पर अगर आपको दबदबा बनाना है तो यहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था। साथ ही साथ इजराइल को यहीं क्यों बैठाया उन्होंने? सिर्फ यहूदियों को यहां क्यों बसाया उन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही उठाई? सर यहूदियों को इसलिए क्योंकि इमोशनली उनको इस एरिया से इमोशनली उनको अलाइन कर पाना बड़ा इजी था। वाई? क्योंकि जो रिलीजन है उनका, जुडाइज्म, उनकी जड़ें इसी एरिया में है। इजराइल की जो कम्युनिटी है, यहूदी जो लोग हैं, उनका रिलीजन इसी रिलीजियस एक मेन पॉइंट है उनका एक रिलीजियस साइट्स, जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं वो यही है। जैसे आपकी तेल अवीव हो गया, ये जो एरिया है ना, और एक उनकी इंपॉर्टेंट साइट है, वहां पे एक हिल है, बेसिकली वो उस हिल की पूजा करते हैं। और इनके जो पैगंबर मूसा थे, पैगंबर मोहम्मद नहीं, पैगंबर मूसा, वो इसी एरिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं इजराइल का एरिया, रीजन, इट वाज रिलीजियसली इंपॉर्टेंट फॉर देम in terms of their religion. That's why उन्होंने यहूदियों को यहाँ पे अब बसाना शुरू कर दिया। जो जुडाइक रिलीजन के लोग थे उनको यहाँ पे इन्होंने सेटल करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को उस वक्त एक नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखा इस रीजन में। नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नॉट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट वाज नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर। व्हाई? क्योंकि सर इंडिया उनके पास एक ऐसी कंट्री थी जिसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन थी, इस एरिया में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन थी, मेन ट्रेड रूट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट वो इसी एरिया से जाते थे। और यही वो जो इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेवरेज करने की उन्होंने कोशिश की और इंडिया को एक तरीके से उन्होंने अपनी एक्टिविटीज का हब बनाया। अपनी वेस्ट एशिया की पॉलिसी का हब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को उस वक्त बनाया। और तभी आप देखेंगे कि इंडिया की जो एंगेजमेंट थी वेस्ट एशिया में वो 1947 से पहले बहुत ज्यादा थी। इंडिया के जो फाइटर्स थे, जो इंडियन आर्मी थी उस वक्त, रॉयल इंडियन आर्मी थी, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहां इस एरिया में काफी ज्यादा फाइट्स की हैं, राइट। और वो ब्रिटिशर्स के पक्ष में इस एरिया में काफी ज्यादा लड़े हैं। अब भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे वो गए हो, लेकिन एंगेजमेंट तो वो इंडिया की ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे वो यहां से गए, और कॉलोनियल गवर्नमेंट किसकी थी? वो इंडिया की गवर्नमेंट थी उस वक्त। ठीक है, तो इंडिया की जो 1947 की एंगेजमेंट थी इस एरिया में, उसी एंगेजमेंट को अब इंडिया वापस रिवाइव कर रहा है। इंडिया नाउ लुक्स एट इटसेल्फ एज अ नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इवन इफ नॉट एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। वी आर नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स इन द रीजन। और अब वेस्ट भी इंडिया को उसी नजरिए से फिर से देखने लगा है कि इंडिया के कोऑपरेशन के बिना यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते इस एरिया में। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्री 1947 की जो इंडिया की पॉलिसी थी, ये कॉलोनियली अलाइंड थी सर। वेस्ट एशिया में कॉलोनियली अलाइंड थी और इंडिया अपने आप को सिर्फ एक नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देखता था। और प्रो वेस्ट तो होनी थी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया में कब्जा किसका था? अंग्रेजों का था। लेकिन एक शिफ्ट आया 1947 के बाद 90s तक। शिफ्ट की 3-4 वजहें थी। वो शिफ्ट क्या है वो अभी हम देखेंगे कि 1947 से 90 तक की आपकी जो इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी है, आप रेस्ट ऑफ द पीरियड से उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन ये डिफरेंस क्यों आया, सबसे पहले इसको देख लेते हैं।
क्यों सर? नंबर वन, इंडिया में उस वक्त सोशलिस्ट मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो रहा था, सोशलिस्ट मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो रहा था, और सोशलिज्म प्रो वेस्ट नहीं थे, प्रो वेस्ट नहीं थे। इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की डिमांड को देखते हुए इंडिया ने एक ऐसी पॉलिसी वेस्ट एशिया में अपनाई जो प्रो वेस्ट ना हो। इसी वजह से इंडिया ने इजराइल के साथ उतनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स नहीं की। दूसरी चीज, सोवियत इन्फ्लुएंस में आके इंडिया ने, सोवियत इन्फ्लुएंस में आकर के इंडिया ने लंबे टाइम तक इजराइल के साथ अपनी एक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं रखी। सोवियत इन्फ्लुएंस इसका एक मेन कारण था। क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज एंजॉइंग सोवियत सिक्योरिटी अम्ब्रेला, इंडिया वॉज फॉलिंग अंडर द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ सोवियत यूनियन। और भैया अगर इंडिया ने इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना लिए होते उस टाइम, तो सोवियत यूनियन को तो पता था कि इजराइल यूएसए का एक तरीके का पूरा एक क्लियर रिप्रेजेंटेटिव है यूएसए का इन द रीजन, और सोवियत यूनियन वाज टोटली अगेंस्ट द इजराइल एंड सोवियत यूनियन वाज इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज। इसी वजह से 1990s तक इंडिया ने इजराइल के साथ उतनी अच्छी फ्रेंडशिप वाले रिलेशंस इस एरिया में नहीं रखे। तो दो वजहें थी, एक इंडिया की उस टाइम की डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रेंड, दूसरा सोवियत इन्फ्लुएंस की होने की वजह से इंडिया उस वक्त प्रो वेस्ट पॉलिसी उतनी अपना नहीं पाया, इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना नहीं पाया। तीसरी एक और बात, भैया इंडिया उस टाइम क्लेम करता था कि हम थर्ड वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्लेम करता था कि हम थर्ड वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, और थर्ड वर्ल्ड उस टाइम एक स्टॉन्च क्रिटिसाइजर था। Third world used to present the strongest criticism of the Western policies at that time. इस वजह से अगर इंडिया उस टाइम इजराइल के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेता तो थर्ड वर्ल्ड की सपोर्ट इंडिया गवा देता। इस वजह से आप देखेंगे कि 1990s तक इंडिया की पॉलिसी प्रो इजराइल नहीं हो पाई। तो फिर कैसी पॉलिसी थी इंडिया की? पॉलिसी थी सर, मेन फोकस एरिया क्या था इंडिया की पॉलिसी का? उस वक्त सिर्फ 3-4 चीजों तक इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी थी, वेस्ट की पॉलिसी, वेस्ट एशिया की पॉलिसी सिर्फ 3-4 चीजों तक लिमिटेड रखी। क्या वो चीजें थी? पहला कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान बड़ा फैला रहा था इसी रीजन में, पाकिस्तान एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वेस्ट एशिया में काफी फैला रहा था। पाकिस्तान बार बार यह कहने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया इज एंटी मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान बार बार कश्मीर के मुद्दे को इस एरिया में उठा रहा था, और इंडिया उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था, उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं था जितना आज है। वाई? बिकॉज पाकिस्तान उस वक्त क्लियरली वेस्टर्न सपोर्ट एंजॉय कर रहा था। इस वजह से इंडिया की उस वक्त जो लिमिटेड से अप्रोच हुआ करती थी कि भैया किसी तरीके से हमने ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा रोकना है। रोकना इंपॉर्टेंट क्यों था इंडिया के लिए? ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों था सर? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था इस एरिया से, ऑयल इंपोर्टेड कंट्री, ऑयल इंपोर्टर कंट्री। और अगर इन्होंने ऑयल अपना एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया होता तो इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाती, बाकी तो कोई कंट्री थी ही नहीं, रशिया से थोड़ी ना हम ऑयल लाते। तो इस वजह से इंडिया ने बोला कि हाँ, हम बाकी मामलों में चुप रहते हैं, बस एक हमारा फोकस होना चाहिए कि पाकिस्तान के इस चीज को, इस प्रोपेगेंडा को हम टैकल करें। ये थी 1947 से 90s तक की इंडिया की पॉलिसी। दिस वॉज द मेन पॉलिसी, राइट। अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस इंडिया अच्छे रिलेशन नहीं बना पाया इजराइल से। इंडियाज पॉलिसी वाज गाइडेड बाय कैलिब्रेटेड डिस्टेंस फ्रॉम इजराइल। एंड नेक्स्ट, इंडिया के जो मेन फोकस एरिया थे वो थे एनर्जी इंटरेस्ट अपने सिक्योर करना, और पाकिस्तान का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा उसको टैकल करना। बस ये दो मेन इंटरेस्ट इंडिया के थे। इंडिया जस्ट वांटेड टू वैनिश इट्स एंटी मुस्लिम इमेज among ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। देखो ये जो OIC ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर आपको इधर ही मिलेगा, रियाद में मिलेगा आपको इधर, राइट, रियाद में, जद्दा में नहीं है, रियाद में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा OIC का, ठीक है।
तो ये हमारी 1990s तक की पॉलिसी थी। अब देखो शिफ्ट क्या हुआ, शिफ्ट हुआ 1990 में कुछ चेंजेस आए, डोमेस्टिक में भी, डोमेस्टिकली भी इंडिया में कुछ चेंजेस आए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कई चेंजेस आए। डोमेस्टिक चेंजेस और इंटरनेशनल पॉलिटिकल चेंजेस दोनों ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा इंपैक्ट डाला और वो इंपैक्ट इस सेक्शन में आपको लिखा गया है। पॉलिसी चेंजेस क्या है इंडिया में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चेंजेस उस वक्त इंडिया के लिहाज से क्या है। इंटरनेशनल चेंज सर, आपका जो सोवियत सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो फॉल हो चुका था। 1989 के बाद सोवियत यूनियन का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। अब इंडिया को जो सोवियत यूनियन की प्रोटेक्शन मिली हुई थी वो प्रोटेक्शन तो वैनिश हो गई थी। अब इंडिया को जरूरत थी कि इस रीजन में अपने आप को स्ट्रांग पोजीशन में रखने के लिए, स्ट्रांग पोजीशन में रखने के लिए कोई नई चीजें, नई पार्टनरशिप वो खोजें। ठीक है, दूसरी बात क्या थी सर, दूसरी बात एक ये भी थी कि इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रेंड्स चेंज हो चुके थे। इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिटिकल ट्रेंड चेंज हो चुके थे। इंडिया में अब जो राइटिस्ट मूवमेंट है वो काफी राइज में आ गया, राइटिस्ट मूवमेंट काफी राइज में आ गया। इंडिया में रियलिस्ट लोग अब ज्यादा फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट करने लग गए। रियलिस्ट लोग, दे वर मोर influential in the field of foreign policy in India। ठीक है, इस वजह से इंडिया में अब प्रो इजराइल पॉलिसी अपनाने के लिए दबाव बढ़ने लगा गवर्नमेंट में। ठीक है, और ये डोमेस्टिक चेंजेस क्या क्या थे, जैसे इंडिया में अब जो है हिंदू सेक्शन काफी ज्यादा ग्रो किया। हिंदू पॉलिटिक्स इंडिया में उस वक्त काफी ग्रो की, है ना। आपकी जो बाबरी मस्जिद वाला इवेंट था उसके बाद रिलीजियस एंगल मिल गया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंडिया में, रिलीजियस एंगल मिलना शुरू हो गया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंडिया में। और इस रिलीजियस एंगल मिलने की वजह से जो इंडिया की हिंदू मेजोरिटी थी वो अब पैलेस्टीन के उतने सपोर्ट में नहीं रही। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था अब तक। तो अब डेफिनेट सी बात है, जो हिंदू मेजोरिटी है वो क्या मुस्लिमों के कॉज को उतना ही प्रोएक्टिवली सपोर्ट करेगी? नहीं। इसीलिए इंडिया में अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के माध्यम से भी दबाव पड़ना शुरू हो गया गवर्नमेंट पे कि अपनी पॉलिसी में थोड़ा शिफ्ट लाया जाए, और पॉलिसी में शिफ्ट आया सर। 1991, रिमेंबर द ईयर, ओस्लो अकॉर्ड। इंडिया और इजराइल के बीच एक अकॉर्ड साइन हुआ, नाम है ओस्लो अकॉर्ड सर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इट रिमार्क्स, दिस इवेंट रिमार्क्स द major policy shift. It marks the major milestone in the policy shift of India with regards to West Asia। ये policy shift क्या थी सर? ओस्लो अकॉर्ड 1947 के बाद इंडिया ने पहली बार जो एक एक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की इजराइल के साथ, वो इस ओस्लो अकॉर्ड के माध्यम से की। इस अकॉर्ड के अंडर ही इंडिया ने एग्री किया कि हम इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स अब इस्टेब्लिश करेंगे। साथ ही साथ एक और फैसिलिटेटिंग फैक्टर था इसके पीछे। क्यों? क्योंकि ओस्लो अकॉर्ड से पहले जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज थी, जैसे आपका इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, ये जो इस्लामिक कंट्रीज थी, इन्होंने इजराइल के साथ, नॉट लेबनान, राइट, one was Egypt and another country, I think it was Oman or some other country। इन दो कंट्रीज ने इजराइल के साथ ऑलरेडी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दिए थे। तो इस्लामिक वर्ल्ड में भी अब सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के बाद एक क्वेश्चन उठ गया था कि क्या अब भी वो इजराइल को, अमेरिका सपोर्टेड इजराइल को यहां इस एरिया में उतने ही एक्टिवली टैकल कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री आपको पता है। इस वजह से अब इस्लामिक वर्ल्ड में भी एक डिवीजन क्रिएट हो चुका था, और इंडिया को पता था कि जब डिवाइड हो गया है तो कम से कम एक सेक्शन को तो हम अपनी ओर कर ही सकते हैं,
एक सेक्शन को तो हम अपनी ओर कर ही सकते हैं। साथ में और क्या हुआ यहाँ पे इस एरिया में सर, एक वॉर हुई 1990s में जिसे हम कहते हैं गल्फ वॉर। ये वही टाइम था जब गल्फ वॉर ईरान और यूएसए के बीच शुरू हो गई सर। और इसी एरिया में रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ गया, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और तेज हो गया। अगर इस एरिया में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन तेज हो जाए और वो इंडिया को एंटी इस्लामिक मानने लगे, तो ये बात तो है कि इंडिया में इंटरनली इंस्टेबिलिटीज क्रिएट करने की वो कोशिश जरूर करेंगे रेडिकल एलिमेंट्स। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया को लगा कि अब एक रियलिस्ट कोऑपरेशन जरूरी है इस एरिया में, हमें इजराइल के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसने कि इंडिया दैट पुश्ड इंडिया टुवर्ड्स रियलिस्ट पॉलिटिक्स इन द रीजन। नाउ इंडियाज स्ट्रेटेजिक अप्रोच ये भी डाइवर्सिफाई हो गई। पहले इंडिया क्या किन किन चीजों पे फोकस करता था? सिर्फ 3-4 चीजों पे इंडिया पहले फोकस करता था। इंडिया का फोकस था पहले 1947 से 90s तक कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को वो टैकल कर सके। अपनी जो एंटी मुस्लिम इमेज पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, उसको रेक्टिफाई करने की इंडिया कोशिश करे। पहली अप्रोच क्या थी? इट वाज फोकस्ड ऑन एनर्जी इंटरेस्ट ओनली। हमारा भाई, हमारे को तेल मिलता रहे इनसे, बाकी हमने कोई लेना देना नहीं है गल्फ में। अब ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच डाइवर्सिफाई हो गई 1991 के बाद। अब टेररिज्म की फील्ड में कोऑपरेट करना इंडिया ने शुरू कर दिया इस एरिया में। क्लाइमेट चेंज से निपटने की बात शुरू होने लगी इसी एरिया में, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ज्यादा करने की अभी कोशिश शुरू हो चुकी थी इस एरिया में। क्लाइमेट चेंज वॉज ए मेजर ड्राइविंग फैक्टर सर। Climate change was a major driving factor. Another driving factor was globalization. इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म अब लाने शुरू कर दिए थे। एलपीजी रिफॉर्म सक्सेसफुल कब होते? अगर अच्छी टेक्नोलॉजी बाहर से आती। टेक्नोलॉजी कहां से आनी थी? क्या रशिया के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी? नहीं भैया, नहीं थी। सोवियत यूनियन का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट 1970s के बाद डाउनफॉल में आना शुरू हो गया था, और यूएसए ने सोवियत यूनियन को डोमिनेट इसलिए किया क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी, और वो टेक्नोलॉजी आपको आनी थी यूएसए से ही। यूएसए से कुछ भी चाहिए तो आपको इजराइल का सपोर्ट करना पड़ना था। यही मेन बात है सर, और यही कुछ ऐसे ड्राइविंग फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया की पॉलिसी शिफ्ट इसमें आई। आई होप द आइडिया इज क्लियर फॉर यू। बैकग्राउंडर इज ऑलमोस्ट रेडी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जरूर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इस टाइम का जो पावर बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है इंडियन ओशन रीजन में, वो कुछ ऐसा है। देखो यहाँ यूएसए के बेसिस है, ये आपका चाइना का बेस है, ग्वादर है ना पाकिस्तान में, ये लूट लिया हुआ है पाकिस्तान को। इधर हम्बनटोटा है चाइना का, जिबूती में चाइना का है, जिबूती में ही यूएसए का है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो रीजनल पावर बैलेंस है इस एरिया में वो कैसा है, राइट। इंडिया इज अ मेजर फैक्टर। वाई? देखो यहां चाइना और यूएसए की कैपेसिटीज लगभग इक्वल लगती है इस एरिया में। चाइना का यहां मिलिट्री बेस है, दूसरा तीसरा 3 मिलिट्री बेसिस चाइना के है, और लगभग 4 मिलिट्री बेसिस यूएसए के है ना। डिएगो गार्सिया में एक यूएसए का अनदर बेस है। तो इस एरिया में चाइना और यूएसए की कैपेसिटीज ऑलमोस्ट इक्वल है। अब इंडिया जिस तरफ जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। वाई? क्योंकि इंडिया इज अ डिसाइडिंग फैक्टर हियर। मुंबई में, कारवाड़ में, और इधर कोच्चि में, सिशल्स में, मेडागास्कर में, मॉरिशस में, इन जगह में इंडियन बेसिस है। तो इंडिया जिस तरफ जाएगा बैलेंस ऑफ पावर उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो ये मौजूदा अभी के कंडीशन है यहाँ पे। अब देखते हैं कि भैया ये जो क्वाड फॉर्म हुआ है वेस्ट एशिया में, इसके कारण क्या थे। ओके, आई थिंक वो जो स्लाइड थी एक, रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ, नो, सो जो मैंने एक स्लाइड तैयार की थी, आई थिंक दैट स्लाइड हैज ऑलरेडी बीन डिलीटेड, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। तो जो एक बार देख लेते हैं कि मैं किन वजह से, क्या यहां तो नहीं होगी कहीं, हाउ शुड इट बी व्यूड इंडियन पर्सपेक्टिव।
Why states want cryptocurrency? No. Yeah, I think ठीक है, कोई बात नहीं, उस स्लाइड के बिना ये डिस्कस करते हैं। वजह तो देख लेते हैं कि किन वजह से इंडिया और इंडिया, यूएसए, इजराइल और यूएई को इस रीजन में इकट्ठा आना पड़ा। किन वजहों से इंडिया को और इन सारी कंट्रीज को मिलके एक कोलिशन यहाँ पे फॉर्म करना पड़ा। उस कोलिशन के फॉर्मेशन के हम पहले वजह तो जान लेते हैं। सर, पहली वजह यह है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनारियो है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनारियो है इस रीजन में, वो रिसेंटली बहुत चेंज हुआ है। स्पेशली 2012 के बाद बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है, शिफ्ट आया है यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनारियो में। इसी वजह से आपकी जो यूएई है, जो आपकी यूएई कंट्री है, ये इतनी हिम्मत कर पाई कि इस्लामिक परसेप्शन के खिलाफ जाके वो इजराइल के साथ अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू करे। ये इजराइल का पहले दुर्विरोध करते थे। क्यों भैया? फिलिस्तीनियों को बहुत पीटा हुआ है इन्होंने, इजराइलियों ने बहुत पीटा हुआ है, और फिलिस्तीनी है इस्लामिक, और इस्लामिक भाई। और इस वजह से जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है, बड़े लंबे टाइम तक इजराइल का ये सारे विरोध करते थे। तो क्या वजह ऐसी रही कि अब ये जो कंट्रीज है, आपका यूएई हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ये सारी कंट्रीज अब इजराइल की तरफ क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, पहली वजह डोमेस्टिक पॉलिटिकल शिफ्ट इन द रीजन। डोमेस्टिक पॉलिटिकल शिफ्ट इन द रीजन। क्या ऐसा शिफ्ट आ रहा है सर? आपने एक मूवमेंट का नाम सुना होगा, इस्लामिक ब्रदरहुड मूवमेंट। ये इस एरिया में इधर चल रहा है, जो आप देख रहे हो आईएसआईएस जैसा जो मूवमेंट है। आईएसआईएस क्या चाहता है? आईएसआईएस का एम्बिशन है, वो बोलते क्या है? आईएसआईएस बोलते हैं कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम इस्लामिक ब्रदरहुड क्रिएट करना चाहते हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट करना चाहते हैं और एक यूनिफाइड इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वो इस पूरे रीजन को यूनिफाई करने का एक मूवमेंट, एक साइलेंट मूवमेंट यहां पे चल रहा है, और देयर आर चांसेस कि ये मूवमेंट बहुत एक्टिव भी हो जाए। उससे क्या इनको तकलीफ क्या होगी? आपको तो लगना चाहिए कि हाँ भैया, अगर इस्लामिक ब्रदरहुड फैल रहा है तो इस्लामियों को तो सपोर्ट करना चाहिए। नहीं भैया, इनको तकलीफ ये होगी कि आज की जितनी भी यहाँ पे इस वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, उनको हेरिडिटरी मोनार्क्स रूल करते हैं। हेरिडिटरी मोनार्क, आपका जो कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, ये सारी कंट्रीज, जॉर्डन हो गया, ये सारी कंट्रीज मोनार्क के द्वारा रूल की जाती हैं। हेरिडिटरी है उनका पद, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। अब अगर कोई तीसरी पावर आएगी और वो बोलेगा, आईएसआईएस बोलेगा कि हम तुम सबको हटा देंगे और यहां हम इस्लामिक स्टेट बना देंगे, तो इनकी तो पावर को खतरा हो गया। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट्स है इस एरिया की, वो चाहते हैं कि इस तरीके के मूवमेंट्स को दबाया जा सके। ऐसा ही एक मूवमेंट चला था 2012 में, अरब स्प्रिंग करके मूवमेंट। वो इधर यहां से शुरू हुआ, आपके इस एरिया से, आपके इजिप्ट से होते हुए शुरू किया। ये एक तरीके की रेवोल्यूशन थी, जो कि आपके पूरे अरब वर्ल्ड में इस रेवोल्यूशन की वजह से प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल पड़ा। तो ये जो डेमोक्रेसी की अर्ज है, दूसरा इस्लामिक ब्रदरहुड की अर्ज है, इसको खत्म करने के लिए अब इन कंट्रीज को टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की जरूरत है। दे वांट कोऑपरेशन ऑफ इजराइल। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास बेस्ट साइबर टेक्नोलॉजी है, और साइबर टेक्नोलॉजी के बिना आप आज के दौर में कोई मूवमेंट खत्म कर नहीं सकते। They want better technology from Israel, from West. That's why they have resorted to pro-Israeli policy now. नेक्स्ट, ये सारे तो मतलब एंसिलरी चीजें हैं कि भैया आपके जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये पॉलिसी शिफ्ट यहाँ पे आ रहा है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। तीसरी, यूएसए क्यों यहां एक ऐसा क्वाड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है? ऑब्वियसली एक चाइना फैक्टर है, दूसरा ईरान फैक्टर है। ईरान के साथ 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, JCPOA,
ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये ईरान न्यूक्लियर डील से ये फेमस है, ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से। और JCPOA को विड्रॉ कर दिया 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी गल्फ बढ़ी, जो इनके बीच की जो रिफ्ट थी ये बहुत इंक्रीज हुई, दोनों की दूरियां बहुत बढ़ गई USA और ईरान के बीच। और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब खबरें आ रही है कि ईरान ने 20% न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर दिया है। और अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर इस एरिया में बना तो यूएस की हेजेमनी को एक बड़ा चैलेंज होगा। नंबर 1 क्यों? क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटी कि ईरान, पाकिस्तान और चाइना नेक्सस बन जाए और ऊपर से उसको रशिया ज्वाइन कर ले, तो यूएसए की हेजेमनी इन द रीजन वुड बी चैलेंज। यूएसए इसलिए इंटरेस्टेड है। दूसरा, ये गल्फ कंट्री क्यों इंटरेस्टेड है? सर, ये है शिया सुन्नी का विवाद। These Gulf countries are majorly सुन्नी कंट्रीज। ईरान इज अ शिया कंट्री, और शिया और सुन्नी बिल्कुल एकदम खून के प्यासे इतने दुश्मन होते हैं, राइट? देयर इज अ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। और इसीलिए ये जो इधर वाली गल्फ के इधर वाली कंट्रीज है, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान एंड UAE एंड सऊदी अरेबिया, they want to tackle this Iran challenge. That's why they are ready to cooperate with USA and Israel in the region, so that they can silent the Irani voice in the region. So these are some of the factors that are leading to the formation of this new minilateral in the region. Next, शुड इट बी व्यूड एज क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया, कि भैया क्या हमें इसको क्वाड बोल देना चाहिए? कि जैसे यहाँ पे इंडिया, चाइना, जैसे यहाँ इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच का क्वाड फॉर्म हुआ है इंडो पैसिफिक में, और ये एक पावरफुल स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ एमर्ज हुआ है। क्या इससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इन 4 कंट्रीज के न्यूली एमर्ज्ड कोalition को? ये अब हम यहाँ पे PSIR के लिहाज से डिस्कस करेंगे, और थिंकर्स का ये मानना है। सर, C राजा मोहन कहते हैं कि it is perhaps too early to call this new minilateral with UAE, US, Israel as the new Quad of Middle East, कि भैया ये बड़ा जल्दी हो जाएगा अगर आप इसको नया क्वाड बोलते हो, तो ये आपकी एक जल्दबाजी होगी। इट इज टू अर्ली टू कॉल इट अ न्यू क्वाड ऑफ मिडल ईस्ट। व्हाई? क्योंकि क्वाड जैसी ग्रुपिंग जो हमारी जो इंडो पैसिफिक की क्वाड की ग्रुपिंग है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच का जो क्वाड है, इसको एमर्ज होने में सर 16 साल लग गए। 2004 में पहली बार सुनामी कोर ग्रुप फॉर्म हुआ। 2004 में पहली बार सुनामी कोर ग्रुप फॉर्म हुआ इन चारों कंट्रीज के बीच। फिर 2007 में पहली बार शिंजो आबे ने बोला कि ऐसा एक ग्रुप बनना चाहिए। फिर 2012-13 में आके इसकी पहली मीटिंग हुई और फिर डोरमेंट हो गया। फिर 2017 में इसको रिवाइव किया गया डोनाल्ड ट्रंप के एफर्ट्स। तो इसको फॉर्म होने में, इसको एमर्ज होने में 20 इयर्स लग गए, 2020 तक आते आते। अब आप इसको एकदम से इसके साथ इक्वेट करना शुरू कर दो तो ये तो जायज बात नहीं होगी। इट वुड बी टू अर्ली टू कॉल इट। मैं नहीं कह रहा हूं, C राजा मोहन कह रहे हैं। यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट इन योर एग्जाम व्हेनेवर आस्क्ड अबाउट कोड। नेक्स्ट, सुहासिनी हैदर जो कि द हिंदू में अपने एडिटोरियल लिखते हैं, वो क्या कहते हैं कि ड्यू टू स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इन दिस मिनिलेटरल this minilateral might take long time to evolve as a military group. However, viewing it as a multi-sectoral partnership would not be an exaggeration. सुहासिनी हैदर क्या कहती है कि कुछ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है इस फॉर्मेशन में, इस ग्रुप में। देयर आर सम स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज जो UAE, इजराइल, इंडिया और USA इकट्ठे आए हैं, एक साथ आए हैं। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है। वो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज क्या है? नंबर 1, बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। नंबर टू, इन UAE as well as in West Asia there is a growing demand of democracy। और ये जो अभी क्वाड फॉर्म हो रहा है, ये मोनार्किकल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और USA के खिलाफ
वेस्ट एशिया में, इवन यूएई में देयर इज एन इंक्रीजिंग सेंस ऑफ डिसेंट। वो यूएसए के खिलाफ बार बार प्रोटेस्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज ये उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया। लेकिन इसको हम एक मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप के तौर पे देख जरूर सकते हैं। कैसी मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप? भैया आपकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आपकी आपकी क्लाइमेट चेंज की पार्टनरशिप यहां इमर्ज हो सकती है अच्छे, आपकी एनर्जी पार्टनरशिप यहां अच्छे से इमर्ज हो सकती है। अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है अपनी एनर्जी बास्केट को, तो ये चारों कंट्रीज आपस में अच्छे से इमर्ज कर सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्टनरशिप इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। Israel is having the best agricultural technology in the world as of now. Number 2, Israel is having the best water प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ। और इस एरिया में आपके जो ये कुवैत, बहरीन हो गया, कतर हो गया, इस एरिया में वाटर का क्राइसिस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आईपीसीसी 6 की जो रिपोर्ट थी रिसेंटली, ये तो कहता है सर जो ये इराक जैसी कंट्रीज है 20% ऑफ देयर ग्राउंड वाटर विल बी डिप्लीटेड इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इस वजह से यहां पे इजरायली टेक्नोलॉजी का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और इसलिए अगर इन्हें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, इन कंट्रीज को, इन गल्फ कंट्रीज को अगर अपनी गवर्नमेंट्स को स्टेबल बनाना है बेसिकली, तो इन्हें इजरायली ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसे मिलिट्री ग्रुप के तौर पे देखना एज पर सुहासिनी हैदर ये सही नहीं होगा। कबीर तनेजा कहते हैं कि भैया इजराइल के लिए तो ये 3 फ्रंट की अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन से 3 फ्रंट? आम आदमी बोलेगा कि इजराइल के लिए 3 फ्रंट की अपॉर्चुनिटी है, एक फ्रंट इंडिया, एक फ्रंट यूएई और एक फ्रंट यूएसए। बिल्कुल गलत बात। 3 फ्रंट्स के अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं। एक फ्रंट इसका होगा कि ये अपनी इकोनॉमी को, ये ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ा सकते हैं इजरायली। ये इजरायली के लिए फायदेमंद है। व्हाई? क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी ये ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ग्लोबल वैल्यू चेन में इनकी पोजीशन इंक्रीज होगी। दूसरा क्या कर रहे हैं इजराइल की एक और सेकंड फ्रंट इनके लिए ओपन हुआ है कि भैया जो एक लेजिटिमेशन इनको लेना है, अभी एक जो रिकॉग्निशन लेना है एज ए स्टेट। कई सारी इस्लामिक कंट्रीज है जिन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया इजराइल को एज ए कंट्री, तो वो रिकॉग्निशन लेने का इनका जो एक मूवमेंट चला हुआ है, उस मूवमेंट को ये ओपन कर सकते हैं, उस दिशा में ये लेवरेज कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा फ्रंट इनके लिए ओपन होता है सर टू टैकल द राइजिंग पावर ऑफ ईरान। तो इस नेक्सस को टैकल करने के लिए इजराइल के पास ये 3 फ्रंट्स यहां ओपन हो जाते हैं एज पर कबीर तनेजा। इनका ओआरएफ में ये आर्टिकल था। नेक्स्ट, हाउ शुड बी इट व्यूड फॉर इंडिया? इंडिया के लिहाज से आप इसको कैसे देखेंगे? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपली कि वेस्टर्न क्वाड और न्यू वेस्टर्न पॉलिटिक्स, how should these developments be viewed from an Indian perspective? तो इंडिया के लिहाज से कैसे देखेंगे? भैया इंडिया के लिहाज से देखने का मतलब है कि भैया आप इंडिया में खड़े हो जाओ और वेस्ट की तरफ देखो कि भैया हमारी फेवर में चल रहा है या फेवर में नहीं चल रहा है। बस उसे कहते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना, हमारी फेवर में है या नहीं है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई है, ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया में पॉलिसी शिफ्ट। इंडिया में फॉरेन पॉलिसी का एक शिफ्ट आ रहा है पॉलिसी लेवल पे शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि भैया लॉन्ग टर्म में आपकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होने वाली है एज कंपेयर टू दैट पॉलिसी दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट टिल नाउ। तो लॉन्ग टर्म का एक पॉलिसी शिफ्ट ये इंडिकेट कर रहा है। कैसा पॉलिसी शिफ्ट? भैया जो टैबू ऑफ शेम एसोसिएटेड था इंडिया में पहले यूएस के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, प्रो वेस्ट होना इंडिया में एक टैबू माना जाता था। तो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक जो चैनल्स थे वो प्रो वेस्ट पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते थे। इस प्रो वेस्ट टेक्नोलॉजी जो ये इससे एसोसिएटेड जो टैबू था, इस टैबू ऑफ शेम को इंडिया अब लीव कर रहा है। वी नो लॉन्गर लुक एट वेस्ट एज
as a taboo. ठीक है, we no longer look at the pro-West policy as a taboo, as a matter of taboo. Next, it should be viewed as equating China's capacities. Most important statement. Many people say that this new Quad should be seen as tackling China's rise. No, not tackling. इससे आप इसको चाइना स्पेसिफिक बना देते हो. जब आप टैकलिंग वर्ड लिखते हो, इससे आप इसको इस तरीके का बना देते हो कि चाइना इज द ओनली फैक्टर गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू क्वाड. और दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि आप इसको एक सिंगल वे में, एक सिंगल तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं. सिर्फ चाइना को दुश्मन बना के देखने की आप इसमें कोशिश कर रहे हैं. तो चाइना इज नॉट द सिंगल फैक्टर. लेकिन हाँ, जब आप कहोगे कि चाइना की जो कैपेसिटी है इसको इक्वेट करने का एक अटेम्प्ट आप मान सकते हो, इट मीन्स कि चाइना की कैपेसिटीज के बिल्कुल बराबर हम यहां अब काम कर पाएंगे चारों कंट्रीज मिलके. लेकिन ये एक्सक्लूसिवली चाइना से डील करने के लिए नहीं बना है, बाकी भी सेक्टर्स है जहां कोऑपरेशन की गुंजाइश है. Right, so it should be seen as equating China's capacities in the region, not tackling the rise of China. Most important. And C. Radha Mohan, India's retreat to its pre-1970 role. जो मैंने आपको कहा, pre-1970 role कैसा था? India's role before 1970 was that of natural security provider in the region. And मैंने कहा कि again India is looking at itself as a natural security provider in the region, not necessarily net security provider. Net security provider means that India is only security provider in the region. No, but India is natural security provider in the region, definitely. Why? Because of India's strategic location in the region. Next, India acting as a bridge between West Asia and Indo-Pacific geopolitics in the region, thus aligning the geopolitics of two regions in one direction. Most important thing, India is now acting as a bridge. Now there are two different geopolitical scenarios. एक geopolitical battleground ये रीजन बना हुआ है, एक geopolitical battleground ये रीजन बना हुआ है. यहाँ मेनली चाइना, यूएसए, थोड़ा बहुत जापान और ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है. इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इंडो पैसिफिक में. राइट. लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका चाइना हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये डायरेक्टली, और ताइवान इज अ मेजर फैक्टर. दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व एलिमेंट्स इन द रीजन. बट यहां सिर्फ ये चार कंट्रीज नहीं है, यहां आपका चाइना भी आता है वेस्ट में, आपका यूएसए भी इस रीजन में इन्वॉल्व है, आपका इंडिया भी इसमें अब डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस रीजन में, पाकिस्तान भी यहां डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और बाकी सारी कंट्रीज यहां पे, क्योंकि सभी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स है इस रीजन में. तो इंडिया यहां पे एक ब्रिज के तौर पे इन दोनों जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड्स में एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन ऐसी है सर. तो इंडिया इज acting as a bridge between the geopolitics of both the regions, and geopolitics of this region is being aligned by India in the same line as per the geopolitics of Indo-Pacific. Right. So India is acting as an element to align the geopolitics of West Asia with the geopolitics of Indo-Pacific. And this is where we finish our lecture. Next lecture would be on Quad. Quad माने जो Indo-Pacific वाला Quad है. So I hope lecture was useful for you all. Share with your friends and you can join our Telegram channel as well. एंड ये सारे इनिशिएटिव ऐसे ही आते रहेंगे आपके लिए. बाकी फॉलो कीजिए, हमारा एथिक्स का कोर्स भी मेरा चला हुआ है इसमें, है ना. सो गाइज, थैंक यू सो मच. एंड बाय द वे, मेनी पीपल वर आस्किंग माय नेम इज भगत सिंह बाय द वे. तो थैंक यू सो मच एंड गिव द रिव्यू ऑफ द कोर्स कि कैसा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है ये, मतलब हेल्पफुल है कि नहीं है, ऐसे रिव्यूज भी दीजिए. थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.